हमारे लिए लाइट चली गई। हेलो, अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। इस लाइट का तो इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जो रोशनी हमारे घरों से भी जाने का, छीनने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये तो जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा, ये जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा। या मुझे आपने इतनी ताकत दी है कि मैं और जोर लगा के बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक आ जाएगी, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन जो रोशनी भारतीय संविधान की वजह से हम वंचित वर्गों के घरों में आई थी, उसको ये सरकार छीनने का काम कर रही है। इसका भी इलाज करने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। हेलो हेलो, बोलने दो। हेलो, देखो क्या क्या सामना करना पड़ता है, समझ रहे हो? हेलो, इसका तो इंतजाम हो गया, अब बात करें। ये मैंने अपनी कुर्सी पे उस मां को बिठाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो बच्चा, वो हमारा छोटा भाई आकाश गुजर, आप अपने भाई के रूप में उसको महसूस करो कि वो आपका भाई था। चुप हो जाओ, जहां बैठे वहीं सुन लो। इतने अच्छे नहीं हो तुम, पहले तुम्हें बिठाना पड़ रहा था, अब तुम इनको ज्ञान बांटने लगे हो। अगर तुम पहले अनुशासित होते तो ये लोग नहीं। मैं आप वीरेंद्र जी भी यहां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है तो आकाश गुजर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को, वो हमारी मां जो यहां बैठी है आज, उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र आकाश गुजर की मां को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गए, उसको गोली मार के 40 दिन वो लोग वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं मानते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो ये सोचता होगा आकाश गुजर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुजर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुजर मेरा भाई है, ये मेरी मां है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये सरकारें किसके लिए हैं? हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है। ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं। हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। देखो, मौसम अच्छा हो गया, सभी साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अब आपके सीने में आग लगनी चाहिए। मेरे पास इतनी समस्याओं की लिस्ट है। मैं जब वहां से चला चंदेरी से, आज हम चंदेरी में रुके, इन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ये सुनता था, किताबों मैंने पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की है चंदेरी का किला। मैंने इनको ये बताया कि किले तो यहां हम लोगों पे रहे हैं पहले, ऐसा नहीं, बहुजन समाज के लोगों का देश में राज सत्ता रही है, राजतंत्र में भी उनके पास राजा रहे हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना के, उसका अगर उदाहरण सुनना हो तो गुर्जर सम्राट मीरभोज उसका उदाहरण है। अगर आपको किले ही देखने हो तो उनके देख लो। लेकिन मैंने उस किले में बताया अपने लोगों को
कि इस किले में अभी आपकी हैसियत ये है कि ये किला छीनने वाले तो आप हो, लेकिन इस किले के मालिक आप नहीं बन सकते। इस लोकतंत्र में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया और ये संदेश दिया माननीय कांशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। आप ये सोचो इस प्रदेश में हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, और हैसियत अगर जांचनी हो तो आकाश गुजर की मां की तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा हमारी बहुजन समाज की हैसियत यहाँ क्या है। अगर हैसियत देखनी हो तो जब अभी पंचायत का चुनाव आया, आप उसमें जो OBC समाज को आरक्षण मिला उसमें देख लो। और अगर हैसियत देखनी हो तो 2 अप्रैल को जब आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे, आपके खून के लिए सत्य जैसी धाराओं में बंद किया गया। मैं खुद उस समय NSA में बंद था। अपराध मात्र एक था कि हम इस तानाशाही सरकार के आगे झुकना नहीं चाहते थे और अपने लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये जून का महीना है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख को मुझे बंद किया गया तलहौली में गिरफ्तार करके। आज 9 तारीख की सुबह मैं जेल में पहुंचा, 16 महीने मैंने जेल काटी, हर एक दिन मैंने ये इंतजार किया। देखो समय कैसे खींच के लाता है। मैं 8 तारीख की रात को चंदेली के किले में था और 9 तारीख को आपके बीच में हुई है। वही 9 तारीख है 2017 में, जिस समय मैं अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था सीना तान के, और इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कराया। और जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर NSA लगा दी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। 16 महीने मैंने 8 बाई 6 बाई 10 की एक लाल कोठरी में दिन काटे। आप सब समझदार लोग हो। उस 6 बाई 10 की कोठरी में मैंने इसलिए समय काटा कि एक दिन वो समय आएगा कि 6 बाई 10 की कोठरी से जो मैंने सीखा है, जो अन्याय मैंने सहा है, उससे ताकत लेके मैं समाज के बीच में जाके समाज को जागरूक करने का काम करूंगा कि फिर किसी चंद्रशेखर के साथ ऐसा ना हो। और इस बात को मैं कर भी रहा हूं लंबे समय से। लेकिन आज तकलीफ ये है कि चंद्रशेखर को तो सिर्फ जेल मिली थी, वो तो जिंदा है आपके बीच में, लेकिन आकाश गुजर की तो जान ही नहीं बची। मैंने उस दिन जब मैं आया और मैंने इनसे सवाल किए, यहाँ के अधिकारियों ने वादा किया, बड़ी लुभावनी बातें की, हम परिवार के घर जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम जांच कराएंगे। आपको नेमावर की घटना याद है या नहीं है बताओ? कितने लोगों को याद है नेमावर की घटना? इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं नेमावर के बारे में। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद आ जाएगी। नेमावर के एक परिवार में एक बेटी थी भारती। उसके परिवार को, उन बच्चियों को मार के, एक छोटा सा बच्चा भी उस घर में था, उनकी मां थी, और 12-14 फुट नीचे गड्ढे में जो है दफना दिया गया। और हम लोग नेमावर पहुंचे थे और हमने सरकार से ऐलान किया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बाद में CBI जांच हुई, नीचे भी इनकी सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार, और परिणाम ये हुए कि CBI जांच में भी कुछ नहीं आया। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए दर्द इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम दुश्मन को ताकत देते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारा भला करेंगे। आप ये सोचो, जहां आज भी देश में जातिवाद है, जहां आज भी देश में गैर बराबरी है, वहां ये लोग आपको अधिकारों का जीवन, सम्मान का जीवन देने के लिए तैयार हैं क्या? अगर नहीं तैयार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के आपकी अपनी ताकत नहीं बनाते। ये डबरा है, ग्वालियर है, चंबल है, ये क्रांति की भूमि है। चंबल का इतिहास पूरे देश दुनिया में पढ़ा जाता है कि चंबल में बागी पैदा होते हैं। चंबल के बागियों को अब क्योंकि लोकतंत्र भारत में है, बागी बनना चाहिए, लेकिन इस बार हथियार नहीं, इस बार संविधान उठाना चाहिए और कलम की ताकत के लिए लड़ना चाहिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है जब वो कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर के लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज आपको माननीय कांशीराम साहब की उस बात के साथ खड़ा होना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आज माननीय कांशीराम साहब की उस बात के साथ में खड़ा होना चाहिए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी चाहिए। आप ये सोचो, इस मध्य प्रदेश में 90% बहुजन समाज में से अगर हम 40-45% बहुजन समाज को भी अपने साथ जोड़ लें, भाईचारा पैदा कर लें और वोट की शक्ति के लिए
गांव गांव जाके बूथ कमेटियां बना के, सेक्टर कमेटियां बना के संघर्ष करें और यहां हम लोग ताकत में आ जाए, तो क्या अभी कभी आपको किसी अन्याय के, क्या आपके साथ अन्याय होगा? पहली बात। या फिर अगर अन्याय की कोई घटना हो जाएगी तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपने देखा कि जब 10% आर्थिक आधार का आरक्षण लागू हुआ, क्या किसने धरना किया? क्या आंदोलन किया? क्या कोई ज्ञापन दिया? जिनकी राज सत्ता होती है, जिनके पास ताकत होती है, उनको अधिकार मिलते हैं। जिनके पास राज सत्ता नहीं होती, उनको जूते चार मिलते हैं। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें जूते चाहिए या हमें जो है अधिकार चाहिए।